पहाड़िया विद्रोह। यह जाति युद्धप्रिय थी। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। यहाँ अंग्रेजों ने आरंभ में मुखिया को जमींदार बना दिया, जिनको राजस्व वसूली का कार्य भी दिया। अंग्रेजों ने साहूकार और ठेकेदार और राजस्व, वन तथा पुलिस विभाग के अधिकारों को इनका शोषण करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ऋणग्रस्तता तथा अपनी उपजाऊ भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने के दौर से गुजरना पड़ा। इसने जनजातियों का आर्थिक आधार पर तहस नहस कर दिया, उन्हें दरिद्र बना दिया। अतः भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ। अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के विरोध में इस विद्रोह का नेता तिलका माझी था। यह भारत का पहला तत्कालीन संथाल परगना क्षेत्र था, जिसने न सिर्फ अपने जमींदारों का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की। तिलका माझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। सन 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया। जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा की गई। अतः तिलका माझी ने तिलकापुर जंगल को अपने कार्य क्षेत्र बना लिया, जहां वह विरोधियों पर आक्रमण की योजना बनाता रहा। भागलपुर में प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड पर उसने सशस्त्र प्रहार किया। वह नहीं चाहता था कि वन्य समाज एवं पहाड़ी क्षेत्र के जातीयता समाज के कोई भी बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उनका शोषण करे और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। पहली बार कलेक्टर पर सशस्त्र चलाने वाला वह पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 ईस्वी में उसे जख्मी किया, जिससे बाद में क्लेवलैंड की मृत्यु हो गई। हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेजी विरोधी नीति के कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1785 में भागलपुर में बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे फांसी दे दी गई। तिलका माझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। हालांकि उसके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसने आगे के संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन अवश्य किया। तिलका माझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस जगह पर उसे फांसी दी गई, आज वहां तिलका माझी चौक भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अमर शहीद तिलका माझी की मूर्ति गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा हेतु उनके प्राण की आहुति की कहानी कहता नजर आता है। तमाड़ विद्रोह। सन 1789 में छोटा नागपुर में उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन किया। इतिहास में यह तमाड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह सन 1794 से चलता रहा और अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरतापूर्वक तरीके से दबा दिया गया। फिर भी विद्रोह की अग्नि समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर इसका विरोध मुंडा और संथाल ने साथ मिलकर प्रदर्शित हुआ। चेरो विद्रोह। बिहार में पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ विद्रोह किया। उस समय चूड़ामन राय जिनका शासन था, अंग्रेजों की शोषण करने के खिलाफ भूषण सिंह के नेतृत्व में चेर जनजाति के लोगों ने सन 1800 ईस्वी में खुला विद्रोह किया। राजा की मदद करने के लिए अंग्रेजी सेना बुलाई गई। कर्नल जोन्स के नेतृत्व में आई सेना ने इस विद्रोह को दबा दिया और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। चुआड़ विद्रोह। चुआड़ जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ इन लोगों में भी असंतोष था। अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआड़ के विद्रोह का झंडा खड़ा किया। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन सन 1798 ईस्वी में यह चरमोत्कर्ष पर था। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया, परंतु इससे चुआड़ के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर ये भूमि जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए। हो विद्रोह। सन 1820 से 21 ईस्वी में छोटा नागपुर में ही
सिंहभूमि जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। यहाँ का राजा जगन्नाथ सिंह था, जिसने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। हो जाति के लोगों ने अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति एवं शोषण का विरोध किया। इससे अंग्रेजी सेना ने क्रूरतापूर्वक ढंग से दबा दिया। आगे चलकर इन लोगों ने भी मुंडा विद्रोह में स्वयं को शामिल कर लिया। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उरांव एवं अन्य जनजातियों द्वारा सन 1831 में हुई। भारत के इतिहास में इस विद्रोह को एक अलग महत्व। प्रारंभ में यह जनजाति शांतिपूर्ण कबीलाई जीवन व्यतीत कर रही थी। बाद में अंग्रेजों की लगान व्यवस्था एवं शोषण नीति उनके जमींदारों द्वारा उन पर लागू कराया गया। तब कोलों ने जमींदार के रूप में मानकी या महतों का विरोध किया। उनके कबीलों की प्रथा के अनुसार धर्मनिरपेक्ष कार्यों के संपदा के लिए पाहन नाम की पद सृजित किया गया था। मानकी या महतो उनकी सहायता के लिए बनाए गए थे। ये मानकी जो कभी कोलों का सहयोगी हुआ करते थे, अंग्रेजों की नीति के कारण जमींदार बन बैठे और लगान नहीं चुकाने के कारण उनका सामाजिक तथा आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी संख्या में हिंदू, सिख एवं मुसलमान व्यापारियों का प्रवेश इस क्षेत्र में हो चुका था, जिन्होंने धीरे धीरे सूदखोर महाजन का कार्य करना प्रारंभ कर किया और धीरे धीरे कोलों को जमीन उनके हाथों से निकलने लगा। ऐसी स्थिति में जल्द ही जमींदार और दीकू गैर आदिवासी के खिलाफ कोलों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह की लपट पलामू क्षेत्र में फैलना शुरू हुई। अनुमानतः 800 से 1000 आदमी इस विद्रोह में मारे गए। जब कोल विद्रोह ने तीव्र रूप धारण कर लिया, तब अंग्रेजों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट हुआ। यद्यपि विरोध तो दबा दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि कोलों के समाज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस विद्रोह का एक परिणाम तो यह अवश्य हुआ कि कोलों के लिए शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कायम की गई और फौजदारी न्यायालय को सरल एवं सहज बनाने का आश्वासन दिया गया। आगे चलकर ये कोल भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेरणा के महत्वपूर्ण रूप साबित हुए। भूमिज विद्रोह सन 1832 में वीरभूमि के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। यह गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अंग्रेजी सरकार ने इन पर इतना अधिक राजस्व का बोझ डाल दिया कि उनके खिलाफ कोलो एवं हो के समर्थक से इन्होंने भी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। उपरोक्त सारी जनजातियों ने सन 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब विद्रोह शुरू हुआ, तब ये चाईबासा के बटालियन की सेना में शामिल थे। इन्होंने सांची और डोरांडा के खजानों को लूटा तथा जेल के फाटक को खोल दिया। अंग्रेजों का हर संभव विरोध इन्होंने अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए किया। संथाल विद्रोह आदिवासियों द्वारा किए गए विरोधों में संथाल विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि विद्रोह की पहली शुरुआत इसी क्षेत्र में लोगों द्वारा की गई और यही के विद्रोहियों ने आगे चलकर 1857 में क्रांति को प्रभावित किया। भागलपुर में राजमहल के बीच का क्षेत्र, जो दामने कोह के नाम से जाना जाता था, संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया। संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिंधु एवं कान्हू, चांद और भैरव ने किया। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। सन 1854 तक आते आते आदिवासियों ने चिर अस्थायी प्रबंध द्वारा अत्यधिक राजस्व वसूली, सामाजिक प्रतिबंध और कई तरह के आर्थिक कष्ट से छुटकारा पाने के कई सभाओं का आयोजन करना आरंभ कर दिया। 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई। इसमें 400 गांवों के 10,000 संथाल अपने अस्त्र शस्त्र के साथ एकत्र हुए और सभा में ठाकुर का आदेश पढ़कर सुनाया। यह आदेश था जमींदारी, महाजनी तथा सरकारी अत्याचारों का विरोध करना तथा अंग्रेजी शासन को समाप्त कर सतयुग का राज, न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किए जाए। सिंधु और कान्हू ने स्वतंत्रता की घोषणा भी की। यह कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं है, हाकिम नहीं है, संथाल राज्य स्थापित हो गया। इन आदिवासियों ने
मिलकर गांव में जुलूस निकाले। सिंधु का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। जुलाई 1855 में स्त्री एवं पुरुषों के आह्वान पर संथालों का विद्रोह आरंभ हो गया। बहुत जल्द ही लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों को इकट्ठा कर लिया गया। इसके लिए हजारों आदिवासियों को तैयार रहने के लिए भी कहा गया। सशस्त्र विद्रोह का आरंभ डीसी नाम के स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से आरंभ हुआ। सरकारी दफ्तरों, महाजनों के घर तथा अंग्रेजों की बस्तियों पर आक्रमण किया गया। संथालों का सबसे बड़ा असंतोष भागलपुर से लेकर बर्धमान तक की रेल परियोजना की इसमें ठेकेदारी थी। इसमें ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मजदूरों को काम पर लगाया, पर उचित मजदूरी नहीं दी। जब संथालों ने काम करने से इनकार किया तब उन्हें बुरी तरह पीटा गया। विद्रोहियों ने रेल ठेकेदारों एवं परियोजना के इंजीनियरों के साथ बुरा व्यवहार किया, क्योंकि वे उन्हें बेगार मजदूरी के लिए बाध्य करते थे। उनके द्वारा भागलपुर और राजमहल के बीच रेल सेवा भंग कर दी गई। अनेक अंग्रेज मार डाले गए। संथालों ने उन सभी लोगों और व्यवस्थाओं पर हमला किया जो गैर आदिवासी, जो दीकू है, और उपनिवेशवादी सत्ता के शोषण के खिलाफ थे। आदिवासियों के इस तरह के संगठित विद्रोह के अंग्रेज डर गए और वे कलकत्ता तथा पूर्णिया से सेना बुलाकर इस विद्रोह को कुचल डाले। कान्हू सहित 5,000 से अधिक संथाल मार दिए गए। अंग्रेजों की बर्बरता ने संथालों के गांव उजाड़ डाले और उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। सिंधु और अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस विद्रोह में संथालों ने अदम्य शासन का परिचय दिया, परंतु फिर भी विद्रोह असफल हो गया, क्योंकि युद्ध की आधुनिक तकनीकी इनके पास नहीं थी। ये अधिकांशतः तीर धनुष से ही लड़ते थे। जब सन 1857 की क्रांति शुरू हुई तब ये संथाल विद्रोहियों के साथ थे और अंग्रेजों के खिलाफ उनका साथ दे रहे थे। यद्यपि संथाल विद्रोह से आदिवासियों के जीवन तथा स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इस क्षेत्र के लिए नई प्रशासनिक नीति को अपनाना पड़ा। सन 1885 में अधिनियम 37 पारित किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना जिला बनाकर उसे बहिर्गत क्षेत्र घोषित किया गया और इसको प्रत्यक्ष रूप से गवर्नर जनरल के शासन के अधीन रखा गया। मुंडा विद्रोह सन 1899 से 1900 में छोटा नागपुर मुंडा आदिवासियों के उपनिवेशवाद का विरोध किया। इस विरोध का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू जिले के तमार के निकट अलीहातू नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वह कुशाग्र बुद्धि का था। उसने आदिवासियों की गरीबी और शोषण पर गहन चिंता व्यक्त की और इसके लिए औपनिवेशिक शासन को, भू राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली एवं शोषणपूर्ण नीतियों का समर्थन करने वाली जमींदारों पर आक्रोशित हुआ। उस पर धर्म का भी बहुत बड़ा प्रभाव था। उसे ईश्वर में अटूट विश्वास था। अतः सन 1895 ईस्वी में उसने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित कर दिया। धार्मिक आंदोलनों के आधार पर बिरसा मुंडा ने सभी आदिवासियों को हथियार बंद करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग कराया। मुंडा के साथ साथ अन्य जनजातियों में भी उसने जागरूकता पैदा की और उन्हें संगठित किया। 25 दिसंबर सन 1899 को उसने ईसाई मिशनरियों पर आक्रमण किया। 8 जनवरी सन 1900 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया गया। 200 पुरुष एवं महिलाएं मारे गए तथा 300 लोग बंदी बना लिए गए। कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए सरकार की तरफ से 500 रुपये का इनाम की घोषणा की गई और परिणाम स्वरूप 3 मार्च सन 1900 को बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में जून हैजा से उसकी मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति ने बिरसा मुंडा का विद्रोह तो कुचल दिया, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव अंग्रेजी शासन पर महत्वपूर्ण रूप से पड़ा। ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक चेतावनी थी। सरकार ने मुंडा एवं अन्य जनजातियों के असंतोष को दूर करने की ठोस व्यवस्था की। बिरसा आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि जनजातियों के बीच एक जिम्मेवारी और उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ। आगे चलकर यह आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे ताना भगत के आंदोलन सन 1914 का प्रेरणा स्रोत बना। आदिवासियों के लिए कई सुधारात्मक कार्य सरकार द्वारा किए गए। कंद विद्रोह
उपरोक्त विद्रोह के अलावा उड़ीसा राज्य पर कंद विद्रोह भी हुआ, महत्वपूर्ण था। कंद आदिवासी विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे जो तत्कालीन मद्रास प्रांत तथा बंगाल का क्षेत्र तक फैला था। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं से मुक्त प्राप्त करने के लिए मड़ियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। सन 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का प्रयास किया। उस समय चक्र बिसोई नाम के नेता ने इसका विरोध किया। चक्र बिसोई का जन्म घुमसार के ताराबाड़ी नाम गांव में हुआ था। उसने अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उनका प्रबल विरोध किया। सन 1857 ईस्वी को क्रांति में कंद आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचलन किया। उड़ीसा में ही भूइया एवं जुआंग आदिवासियों ने वहां के राजा की सामंतवादी एवं दमनकारी नीति के खिलाफ विद्रोह किया। सन 1867 से 68 में धरणीधर नायक के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा खड़ा किया। भारत के अन्य वन प्रदेशों में भी औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह हुआ। सन 1890 से 80 में आंध्र प्रदेश के आदिवासियों ने अत्यधिक लगान वसूल के खिलाफ तथा वेट्टी प्रथा, बलात् मजदूर प्रथा के खिलाफ विद्रोह किया। मध्य प्रांत के भील तथा गोंड जनतियों ने भी अपने अस्तित्व के लिए ब्रिटिश शासन के प्रतिरोध में आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप 1935 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा जातिगत जनजाति के लिए शिक्षा और आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान में भारत की जनजातियों को धारा 342 में कमजोर वर्ग का दर्जा देकर उनके लिए सभी तरह की सुविधाएं एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई। सन 1952 में सरकार ने नई वन नीति बनाई जिसका समय समय पर संशोधन भी किया जाता रहा है। यह वनों की रक्षा, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि